ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट का वन शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी इस वन शॉर्ट वीडियो को देखें, क्योंकि इसको देखने के बाद से आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसिड बेस एंड साल्ट के, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मे भी बहुत ही अच्छे से आपको तैयार हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि हमें यहाँ पे एसिड को जानना होगा, उसके बाद बेस को जानना होगा, उसके बाद साल्ट को जानना होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं एसिड क्या होता है। तो अगर हम बात करें एसिड की, एसिड इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं दो सबस्टेंस विच आर सॉल्ट इन टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। अगर मैं थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाऊं तो किसी सबस्टेंस को टेस्ट करके कि वो एसिड है, ये बताना, ये इसको इसकी पहचान करना कि हम उसको टेस्ट कर लिए और उसको मैंने बताया कि वो एसिड है, ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे मान लो हमें कोई बोले कि सल्फ्यूरिक एसिड को तुम कैसे बताओगे कि वो एसिड है, तो क्या तुम सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट करने जाओगे कि हाँ ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, टेस्ट किया, ओ ये तो खट्टा है तो ये एसिड होगा। बच्चों ऐसा कर ही नहीं सकते, बिकॉज अगर तुम जाते हो उसको टेस्ट करने फिर वो हमारी माउथ को जला देगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एक्चुअल में। तो इस तरीके से हम सारे एसिड को टेस्ट करके नहीं बता पाते कि वो एसिड है कि बेस है। इस वजह से कुछ मॉडर्न डेफिनेशन लाए गए एसिड के। कहा गया कि ये बात सही है कि द सबस्टेंस विच आर सॉर इन टेस्ट, वो पदार्थ जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड है। उसके साथ साथ मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है दोज सबस्टेंस which dissociate into their H+ ion in their aqueous solution is called acid, and those substances which dissociate into H+ ion is called acid हमने बताया। अब इस चीज़ को बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेफिनेशन बताया। इसके लिए अर्हेनियस ने कुछ कॉन्सेप्ट बताया, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कॉन्सेप्ट बताया, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट वो बताए गए। लेविस ने एक अपना अप्रोच दिया एसिड बेस के लिए, ठीक है। तो वो सारे जो अप्रोच है वो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिकली ये जानो कि तो सबस्टेंस खट्टे होते हैं वो एसिड है, जो सबस्टेंस टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड है, और साथ ही साथ वो सबस्टेंस जिसको पानी में घुलने के बाद वो H+ आयन में डिसोसिएट हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब ध्यान दें, एसिड जो होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है मिनरल एसिड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड आर दोज एसिड which taken from minerals. Organic acid are those acid which are naturally occurring. ठीक है। अगर हम मिनरल एसिड की बात करें तो जो रॉक एंड मिनरल से एसिड हम प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल है H2SO4, HNO3, H2CO3, ये सभी क्या है, मिनरल एसिड है। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फिर आपने क्या बोला अभी, क्या फॉस्फोरिक एसिड, ये सब कुछ क्या है, वो ये सभी क्या है, मिनरल एसिड कहलाएंगे। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, दोज एसिड विच आर ईटेबल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मान लो ईटेबल में क्या होता है, आपने देखा है विनेगर में, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम ईट कर सकते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर मिनरल एसिड की बात करें तो HCl मिनरल एसिड में क्या होगा, H2SO4, HCl और क्या है H2CO3, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड में क्या बोलेंगे, जो हम खा सकते, जो हम इंटेक ले सकते हैं, तो दिक्कत ना करें, वो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, इससे क्या होगा, बेंजोइक एसिड, क्या प्रॉब्लम है, C6H5COO, फिर क्या होगा, सिट्रिक एसिड, देखोगे इमली में, आंवला में, ग्रेप्स में, ये सब चीजें पाई जाती है, सिट्रस फ्रूट में पाई जाती है। सिट्रिक एसिड प्रॉब्लम क्या होगा, C6H8O, सिट्रिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं सिट्रिक एसिड का फार्मूला हाँ सही लिखा है, ये क्या है, सिट्रिक एसिड का फार्मूला है, ठीक है। तो ये है आपका, और मिनरल स्टेट है ऑर्गेनिक एसिड।
अब इस चीज़ को जानने के बाद से हमें ये जानना होगा, ठीक है, ये मिनरल एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, हमें एसिड को क्लासिफाई करें। अब क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्शन में यानी कि जब हम एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करें तो फिर क्या क्या प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे। तो देखिए, माना मेरे पास एक एसिड है HCl, इसको मैंने क्या किया, सोडियम के साथ ट्रीट कराया, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो NaCl प्लस, यानी कि when acid react with metal, so it will give salt and release or evolve H2 gas। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लिखना चाहूँगा। और मेरे पास मैग्नीशियम है, मेरे पास क्या है, H2SO4, और ये क्या बनेगा, MgSO4। आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या हुआ, एसिड ने मेटल से एज अ मैग्नीशियम रिएक्ट करा है और मैग्नीशियम सल्फेट एज अ साल्ट बनाया, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं H2 गैस रिलीज हुआ है। मैं कुछ और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए एक बार सोडियम लिया, 2 एटम, H2SO4 से मैंने रिएक्शन कराया, क्या बनना है, फिर से यहाँ पे साल्ट बनेगा Na2SO, और साथ में क्या निकलेगा बच्चों, गैस बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैं सीख लिया कि when acid react with metal it will give salt and water। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे पास जो मेटल होगा वो मोर रिएक्ट होना चाहिए हाइड्रोजन से, तभी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो अगर मान लो कहीं आपको ऐसा दे दे एग्जाम में कि आपको कह रहे ठीक है, आपके पास एक मेटल है कॉपर और यहाँ पे H2SO4, तो ये भी तो मेटल है और ये भी तो एसिड है, तो क्या ये मेटल जब एसिड रिएक्ट करेगा तो साल्ट और H2 गैस निकलेगा? तो बोलोगे नहीं, बोलोगे एक्चुअल में रीजन ये है कि यहाँ पे कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वी कैन सी दिस फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें, कभी कभी ऐसा पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्शन विद मेटल। इसके बाद आपको मैं बोलूँगा व्हाट हैपन, नेक्स्ट क्या होगा कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ध्यान देना, चलो माना मेरे पास एक एसिड है HCl, मैंने एक मेटल ऑक्साइड ले लिया MgO, दोनों को मैंने रिएक्ट कराया, तो रिएक्ट करने के बाद आपको क्या होगा, डबल रिएक्शन होगा एक्चुअल में, और क्या बनेगा NaCl2, यहाँ पे 2 मोल। ठीक है, और पास में क्या बनेगा H2O, यानी कि ये क्या है आपका मेटल ऑक्साइड है, ये क्या आपका एसिड है, ये क्या आपका सॉल्ट है, ये क्या आपका वाटर है। यानी कि बच्चों हम बोल सकते हैं when metal oxide react with acid, so it will form salt and release water molecule। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, और कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक और मेटल ऑक्साइड है Na2, इससे मैंने क्या कर दिया, H2SO4 डाल दिया। तो बच्चों ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड है, आपस में मिलकर क्या बनाने वाले, साल्ट बनाने वाले, और साल्ट क्या होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेंगे। आपको समझना है तो लिख लो, मैं साइड होता हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मैं फिर से थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको इरेज कर रहा हूँ। हमने दो इसमें बताया व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद
एसिड फैक्टर में डील करना है। अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट, एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, माना मेरे पास एक मेटल कार्बोनेट, मेरे पास एक एसिड है H2SO, हमने जो मेटल कार्बोनेट लिया Na2CO3, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा, एसिड, ये क्या कहलाएगा, मेटल का जब आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, Na2SO4, जो कि क्या है, साल्ट है, और साथ में क्या बनने वाला है, वाटर, और साथ में क्या बनने वाला है, CO2 गैस। यानी कि whenever metal react with, sorry, whenever acid react with metal carbonate, so it will form salt, CO2 gas and water molecule. Similarly, what we have to decide what happens when metal hydrogen carbonate or metal bicarbonate react with acid. So let's see. H2SO4 react with NaHCO3 so again it will form Na2SO4 plus H2O, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन, यहाँ से चार हाइड्रोजन से जो वाटर में मॉलिक्यूल बनेंगे वो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2H2O प्लस CO2 गैस कितने वो, ये क्या है, आप देख सकते हो यहाँ when acid react with metal carbonate it will form salt, CO2 gas and H2O. Again when acid react with metal hydrogen carbonate, so again it will form salt, CO2 gas and H2O. ठीक है, हमने सारे रिएक्शन देखे। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, एसिड का स्ट्रेंथ क्या है हम अभी जानेंगे। अभी क्या होगा, ध्यान देना, those acids which completely dissociate into their H plus ion in their aqueous solution is called strong acid. And those acids which partially dissociate into their H plus ion is called weak acid. Generally, it is found that all the organic acid are weak acid because it can be eatable, because they partially dissociate into their H plus ion in their aqueous solution, and all the mineral acid are strong acid because they are completely dissociated into their H plus ion. तो strong की बात है, strong acid तो हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल H2SO4 HCl HNO3 सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट into their aqueous form। अब अगर हम वीक एसिड की बात करें तो CH3COOH FCOOH और C2H5 COOH और C6H8O, ये सभी क्या है, वीक एसिड है क्योंकि ये पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से पार्शियल डिसोसिएट into their aqueous form।
सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, nitric acid are strong acid because they are completely dissociated into their aqueous solution. Sorry, because they are completely dissociated in their H plus form in their aqueous solution. In case of weak acid, acetic acid, formic acid, benzoic acid, citric acid, etc. are weak acid because they are partially dissociated in H plus ion into their aqueous solution. अब आप एक बात बताओ कि अगर ऐसा हो रहा है, पार्शियल मतलब होता है कि आंशिक रूप से, इससे एक चीज़ आपको दिमाग में चल रहा हो कि जितने भी मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है. सो वी कैन से ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर रिगार्डेड एज वीक एसिड. इस तरीके से हमने एसिड को कंप्लीट कर लिया, सारे केमिकल सारे उसकी स्ट्रेंथ कि वो एसिड है कि बेस है, उसकी पहचान कैसे करते हैं भाईजान, सब कुछ हमने जाना. अब हम लोग बेस की तरफ चलेंगे. तो मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस. बेस क्या होता है? दो सबस्टांस विच which are beta nucleic. जो टेस्ट में कड़वे हैं, नीम का पत्ता देखा है वो बेसिक होता है क्योंकि उसमें वो कड़वा लिखा होता है. दो सबस्टांस विच आर बीटा एंड इज कॉल्ड बेस. लेकिन हर चीज़ को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते. जैसे आपको NaOH को पता करना कि NaOH बेसिक है कि एसिडिक है, तो उसको टेस्ट करने जाओगे तो NaOH तुम्हारे लिए हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कुछ और रिएक्शन कर जाएगा आपके माउथ में. तो आप हर चीज़ को आप बता नहीं सकते कि वो बेस है, तो उसको टेस्ट करके बताते हैं. बेस की पहचान होती है कि वो टेस्ट में कैसे होता है, बीटर होते हैं और सॉपी टू टच होते हैं. मीन्स उसको टच करते थोड़ा सॉपी लगते हैं, मीन्स थोड़ा मुलायम उसको टच करने में लगता है, सॉपी जैसा अपीयरेंस होता है. लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि दो सबस्टांस विच डिसोसिएट इन OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस. मीन्स जो हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाए अपने एक्वस फॉर्म में, इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. जैसे मान लो NaOH इसको पानी में बोल दिया वो में, तो क्या होता है? Na प्लस OH माइनस प्लस H प्लस OH माइनस टूट जाता है. ठीक है. अब ये प्लस वाला होता है, ये क्या करता है? ये माइनस वाला से मीन्स एक्चुअल में क्या होता है? ये हमें तुम देखो ये OH माइनस क्या हो गया? OH माइनस आयन में टूट गया. कब? जब हम एक्वस फॉर्म किया. तो जो OH माइनस आयन कंप्लीटली टूट जाए वो क्या है? आपके बेस है. अब वो बेस जो OH माइनस आयन में कंप्लीटली टूट जाते हैं उसे हम अल्कलीज बोलते हैं. Those base which are completely dissociated into the H plus ion is called alkalis, and they are regarded as strong base. And those base which are partially dissociated into their H plus ion, they are base, but they are not alkalis because they are just partially dissociated into their aqueous ion, so they are weak base. Okay. तो इसी केस में मैंने यही बता दिया कि वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. अगर 100% डिसोसिएशन पानी में बुड़ गया, भूल गए कोई एसिड तो कोई बेस तो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. और स्ट्रॉन्ग बेस को अल्कलीज बोलते हैं. और जो बेस जो अपने एक्वस फॉर्म में कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाते हैं वो क्या है? वीक बेस होते हैं. वीक बेस कहलाएंगे लेकिन वो अल्कलीज नहीं होंगे. तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ऑल द अल्कलीज आर बेस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज. क्योंकि जितने भी अल्कलीज हैं वो बेस है जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, तो वो तो बेस है. लेकिन जो सभी बेस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि कुछ वीक बेस होते हैं, इसलिए सारे बेस अल्कलीज नहीं कहलाएंगे. मे भी आपको समझ में आया होगा. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. तो देखते हैं हम एक एक करके. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस.
ये बनाया Na2 ZnO2 दो मोल लिख जाएगा और तब H2 गैस बाहर निकलेगी। ये तुम्हारा साल्ट है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये क्या तुम्हारा मेटल है, ये कौन क्या है, ये बेस है। यानी कि जब बेस ने एक मेटल से रिएक्शन किया तो अगेन हमें साल्ट मिला, जो साल्ट क्या था, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। अब Na2ZnO2 को आपको याद करना, कभी कभी बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो आप इसको और अच्छे से याद करना और साथ में H2 गैस रिलीज हुआ, जैसा कि एसिडिक केस में भी हो रहा था। अब देखते हैं सेकेंड एक्शन विद नॉन मेटल। मेरे पास है अनियन वेट और मैंने पहले इसमें CO2 लिखा। तो एक बार बताओ यहाँ से क्या बनेगा, Na2CO3। अभी बात बताओ Na2CO3 अगर बना है तो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पे 2 मोल लिया। Na2CO3 अगर बना है तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे 2 मोल लिया, ठीक है। और आप देख रहे हो कि Na2CO3 बनते ही क्या हुआ, यहाँ पे 2 सोडियम और क्या है, यहाँ पे कार्बोनेट है। कार्बोनेट आपने एक ऑक्सीजन में क्या लिया, बाहर कर दिया। 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन कार्बोनेट यूज हो गया, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है। वो क्या करेंगे, तो जल निकालते, वो वाटर निकालते, वो नीर निकालते, वो पानी निकालते। क्या है, when NaOH breaks CO2 it will form Na2CO3 plus H2O gas. Okay, so now we will going to study about indicators. Indicators are the substance which indicate whether the substance is acidic or basic. Means they have tendency to indicate that the substance is acidic or basic. अभी हमें ये जानना होगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं कौन कौन से इंडिकेटर्स हमें 10th में पढ़ने हैं। एक है लिटमस पेपर, एक है फिनोप्थिलीन, एक है मेथिल ऑरेंज, एक है रेड कैबेज जूस और एक टर्मरिक। ये सभी इंडिकेटर्स के बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर एक लीचन नामक पौधा से पाया गया एक डाई होता है, जो एक पौधों के थैलाफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ये लिटमस जो है ना, लिटमस पेपर को अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेडिश हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। और अगर रेड कलर के लिटमस पेपर को हम 20 में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस तरीके से अगर कोई सोल्यूशन है हमें नहीं पता है उसको वो एसिडिक बेस है, तो ब्लू कलर के लिटमस पेपर लाओ, उसमें डिजॉल्व करो, फिर लिटमस पेपर निकाला, अगर लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो गया तो वो एसिड है, अगर कुछ नहीं हुआ तो वो एसिड नहीं है। अब फिर से रेड वाले लेके आओ, रेड वाले को अगर उसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो वो बेस है। अगर किसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वो न्यूट्रल है, वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, ठीक है। फिर फिनोप्थिलीन एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। अगर हम एसिड में फिनोप्थिलीन की 1-2 बूंद को, 1-2 ड्रॉप्स को हम डाल देते हैं तो वो एसिड जैसा था वैसा ही रह जाता है, वो कलरलेस रहता है। वहीं पे अगर हम क्या करें, उस फिनोप्थिलीन को हम बेसिक सोल्यूशन डालते हैं तो हमारा जो सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन जो है वो कलरलेस था, फिनोप्थिलीन डालने के बाद हो गया वो पिंकिश हो जाता है, वो गुलाबी कलर का बहुत अच्छा दिखता है, गुलाबी कलर का आपके बहुत अच्छा वो दिखता है। आपने अक्सर टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल में ये चीज़ देखा होगा या फिर आप देखेंगे। उसके बाद से आपको होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर्ड डाई होता है, जिसको अगर हम क्या करते हैं, बेस में डालते हैं तो जैसा है वैसा ही ऑरेंज कलर रह जाता है। अगर उसको हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं तो येलो या फिर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एक हमारे पास इंडिकेटर है रेड कैबेज जूस, जो कि रेड कैबेज जूस एक पर्पल कलर का लिक्विड होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, रेड और पिंक हो जाता है। एसिड में क्या होता है, रेड कैबेज जूस पर्पल कलर की होती है, एसिड में डालने पर रेड या फिर पिंक हो जाता है, ध्यान रखना। और उसको बेस में डालते हैं तो कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। बेस में डालते तो कैसा होता है, ग्रीन हो जाता है। टर्मरिक जूस एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि येलो कलर का होता है, हल्दी आपने देखा ही होगा। अगर उस पर एसिड को मिलाते हो तो जैसा येलो है येलो ही रह जाएगा, लेकिन उसको बेस में डालते हो तो जो कपड़े में अगर हल्दी लग जाता है
उस पर साबुन लगा, साबुन में बेस होता है, बेस लगते ही वो थोड़ा लाल हो जाता है या फिर थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, तो रेड ब्राउन कलर हो जाता है, वो बेस है। अब एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, इससे पहले हमें जानना होगा न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो बच्चों, when acid base react together so it will form salt and release H2O। अगर एसिड भी स्ट्रांग हो, बेस भी स्ट्रांग हो, तो वहाँ पर जो साल्ट बनेगा वो ना ही एसिड होगा ना ही बेसिक होगा, वो नॉर्मल साल्ट बनेगा। और ऐसे रिएक्शन में जो रिएक्शन कहलाएगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कंप्लीटली एसिडिटी और कंप्लीटली बेसिडिटी आपस में न्यूट्रल होकर एक न्यूट्रल साल्ट बना है। अब न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट क्या है, आपने देखा होगा जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, पार्टी में गए बहुत ज़्यादा हमने खा लिया, दबा के खा लिया, तो क्या होता है, हमें हमारी बॉडी में पेट में पेन होता है, पेट दर्द होता है, एसिडिटी हो जाती है, बहुत दर्द होता है। फिर हमें क्या होता है, एंटा एसिड यानी हम बेसिक टैबलेट देते हैं, जैसे आपने देखा होगा इनो देते हैं लोग, या फिर मतलब सोडियम कार्बोनेट देते हैं लोग, ऐसे बोल देते हैं जो कि बेसिक हो, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर हम बहुत खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाती है, हम बेस लेते हैं, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना के हमें थोड़ा न्यूट्रल देते हैं, तो हमें कंफर्ट फील होता है। सिमिलरली टूथ जो होता है, हमें जो दांतें होती हैं, वो लगातार अगर हम खाना खाते हैं और हम ब्रश ठीक से ना करें, टूथ के एनिमल में क्या होता है, कुछ जम्स आ जाते हैं जो एसिडिक जम्स आ जाते हैं, ठीक है, मतलब एसिडिटी हो जाती है टूथ के जम्स में, तो दांत के जो एनिमल होते हैं सड़ने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ब्रश लेते हैं, ब्रश टूथ पेस्ट लगाते हैं ब्रश में, और पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है एक्चुअल में, वो बेसिक कंपोनेंट होता है टूथपेस्ट में। अब टूथपेस्ट से हम क्या करते हैं, बेस को रब करते हैं, तो अंदर के टूथ एनिमल में जो बैक्टीरिया टाइप के कुछ है वो क्या एसिडिक है, हमने बाहर से क्या किया, ब्रश लगाया तो बेस दिया, एसिड बेस न्यूट्रल हो गए, हमारे दांत साफ हो जाते हैं और दांत जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। तो फिर से क्या होता है, वो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट हमारे दांत में लगता है और हम सालों साल बहुत अच्छे से कंफर्ट फील करते हैं। ये आपका एप्लीकेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। एक और मैं बताना चाहता हूँ, जो फार्मर होते हैं ना खेतों में, तुम देखोगे कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है, तो हमारे नेचर से, हमारे बादल से क्या होता है, एसिडिक रेन जब होता है तो सल्फेट, SO4 या फिर CO2, ये सारे क्या होते हैं हमारे बॉडी में जाकर, हमारे सॉइल में जाकर मिल जाते हैं और हमारी सॉइल वो एसिडिक हो जाती है। अब सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो उसमें उसकी फर्टिलिटी घट जाएगी, तो उसमें जो भी हम क्रॉप्स को फार्मिंग करेंगे, उसकी क्रॉप्स की फार्मिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, वो अच्छा उपज नहीं देंगे, तो उसको पहले न्यूट्रल करना होता है। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रल करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट डालते हैं, कुछ बेसिक कंपाउंड डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिससे कि वो एसिड बेस रिएक्ट करके सॉइल को न्यूट्रल कर दे, और उसके बाद जब हम फसल को उगाएं तो फसल हमारा बहुत ही ज़्यादा उपज देता है। तो दैट इज ऑल अबाउट एसिड बेस साल्ट इंडिकेटर। सॉरी, साल्ट के बारे में मैंने नहीं बताया, इंडिकेटर तक मैंने बताया। अब बच्चों, अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट 3 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल साल्ट, एक एसिडिक साल्ट और एक बेसिक साल्ट। When strong acid react with strong base, so the salt form are neutral salt. For example, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, when a strong acid and strong base react together, तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो Na2SO पर आपको मिला, तो क्या होगा यहाँ पे Na2SO4 प्लस H2O निकला। यहाँ पे जो Na2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH से बना है, ये साल्ट होगा, वो स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा, नॉर्मल साल्ट। अभी मान लो कि मेरे पास क्या है, मैंने ऐसे कुछ लिख कराया कि Na4OH क्योंकि वीक बेस है, और मैंने इस SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ क्या बनेगा, NH4SO4 का होल्ड बाय SO4 प्लस H2O बनेगा। ये क्या था, नॉर्मल साल्ट। इसमें बेस जो है वो वीक है, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक साल्ट। क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास अब CH3COOH वीक एसिड और जो बेस होता है NaOH है, हम जो साल्ट बनेगा क्या हो जाएगा, CH3COONA प्लस H2O। यहाँ पर हम देख रहे हो बेस जो स्ट्रॉन्ग है, एसिड जो है वो क्या है, वीक है। एसिड वीक और बेस स्ट्रॉन्ग, तो जो साल्ट होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो कैसा होगा, वो बेसिक साल्ट है। कैसा होगा, बेसिक साल्ट होगा, यानी ये साल्ट हो जाएगा बेसिक साल्ट।
ठीक है, अब कुछ साल्ट के मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे साल्ट कितने प्रकार के, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। नॉर्मल साल्ट कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करे तो नॉर्मल साल्ट। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्शन करे तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक साल्ट। और जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करे तो जो साल्ट बनेगा वो बेसिक साल्ट बनेगा। दे आर थ्री सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड वीक सॉल्ट। ओके, हम कुछ साल्ट के एग्जांपल आपको बताना चाहेंगे। जैसे मेरे पास कुछ साल्ट है, ये साल्ट होता है NaCl, दूसरा होता है Na2CO3 डॉट H2O। ये भी एक साल्ट का कंपाउंड है, इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, ये क्या है, टेबल साल्ट या फिर नॉर्मल NaCl बोल सकते हो। ठीक है, एक होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये भी एक साल्ट है। ये सारे साल्ट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब एक बार बताओ कि हमने ये पढ़ लिया, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट साल्ट को देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट साल्ट्स, ठीक है, तो मैं इसको मैं बताता हूँ हम लोग को। NaCl क्या है, एक इंपॉर्टेंट साल्ट है। अब NaCl जो हम पानी में डालते हैं, स्टूम डालते हैं, क्या होता है आपको बताया गया। NaCl खास बात है, एक ऐसा साल्ट है सुटेबल साल्ट बनते हैं जो खाने में उपयोग होता है। ठीक है, जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में यूज होता है, पिकल्स में यूज होता है ये। अब NaCl क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। हाँ, एक चीज मैंने नहीं बताया, जो साल्ट और एसिड जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि जब ये अपने मॉलिक्यूल फॉर्म में आते हैं तो ये प्लस माइनस चार्ज में टूट जाते हैं। और प्लस माइनस चार्ज मतलब डाइपोल का एग्जिस्ट करना, और जब डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं तो वो जो दिया गया करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे करंट फ्लो होता है, जिससे कि कंडक्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, NaCl जब हम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये NaOH बनता है। क्या बनता है, NaOH बनता है। अब देखो NaOH बना, यहाँ पे OH गया, ठीक है, OH यहाँ पे गया, जब यहाँ पे OH गया हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 मोल लिया, तो साथ में क्या हो गया, Cl2 H2 यहाँ से बाहर निकल गया। तो एक खास यूज है NaCl का ये कि NaCl को पानी में घोल लोगे तो आप क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। और ये रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए रिएक्शन होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें एक और साल्ट, ये पहला है लेकिन थोड़ा प्रिपरेशन कैसे बनता है। हमें देखा होगा जो केक जो होता है ना, केक जो पफी होते हैं, फ्लफी होते हैं, उसको फ्लफी करता है कौन, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा एक अच्छा बेस है। ठीक है, इसके बाद प्रिपरेशन क्या है कि जब हम अमोनिया को वाटर के साथ मिलाते हैं और साथ में हम CO2 डालते हैं, वह जो यहाँ बनता है नेक्स्ट का होल्ड करें। ठीक है, और फिर क्या करें, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी NaCl का होल्ड करें, CO2 को NaCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ क्या बन जाता है Na2CO3, Na2CO3 और साथ में NH4 ये यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब क्या होगा, इसके बाद जब मैं फिर से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को फिर से H2O फिर से CO3 के साथ रिएक्शन करा दें, ये क्या बन जाता है, पहले मैं ऐसे मानते हैं NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। ठीक है, 2 सोडियम हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, कार्बन कितने, 1 है, 6 2 3 6 ऑक्सीजन है, 3 1 4 और 4 3 समझते, सॉरी यहाँ पर CO2 है, सॉरी 6 ऑक्सीजन। तो कैसे बना आपने देखा, अमोनिया वाटर CO2 मिलाने में अमोनियम कार्बोनेट बना। अमोनियम कार्बोनेट को टेबल साल्ट के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड बना। फिर से सोडियम क्लोराइड को हमने क्या करते हैं, वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने बेकिंग सोडा को बहुत अच्छे से जान लिया। अगर मैं वॉशिंग सोडा की बात करूँ, 3 नंबर वॉशिंग सोडा,
ये जब हम Na2CO3 तो सेम वाटर डाल कराऊँ तो यहाँ क्या हो जाता है Na2CO3 फिर H2 बनता है, यहाँ पे फिर H2 क्या कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये पूरा क्या कहलाता है इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट के बारे में आपको बताया। अब एक चीज बाकी है, जिप्सम एंड पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला होता है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। पीओपी को फुल फॉर्म बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस में पाए जाने वाले एक पत्थर है जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, और इस पाउडर्ड फॉर्म ऑफ पीओपी को हम क्या करते हैं, जब हम पाउडर्ड फॉर्म ऑफ पीओपी को 3/2 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, ये जिप्सम बन जाता है। यानी कि क्या बनता है CuSO4 CuSO4.2H2O बनता है, जो क्या है जिप्सम है, जो कि बहुत ही हार्ड मास रहता है। आपने देखा होगा घरों पे जो पीओपी होता है, जिसकी जैसे हम सीलिंग की पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो पीओपी जो हम लेते हैं मार्केट से तो पाउडर फॉर्म में होता है, वाइट कलर का क्रिस्टलिन पाउडर फॉर्म में होता है। अब उस पाउडर फॉर्म में जब हम पानी डालते हैं तो उसके जो हम उसको एक मोलन फॉर्म बनाते हैं, उसके पाउडर को जब हम पानी डालते हैं और कुछ देर छोड़ देते हैं तब सेटल डाउन हो जाता है, वो बहुत थक्का जम जाता है, वही क्या आपका जिप्सम है। यानी कि पीओपी में जब हम ग्रे और पानी डालते हैं तो जिप्सम का फॉर्मेशन होता है। ये पीओपी पेरिस का पाए जाने वाला पत्थर है। पीओपी का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, और जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। अब कुछ हाइड्रेटेड साल्ट को पढ़ना, हमें इसके बाद क्या पढ़ना, कुछ हाइड्रेटेड साल्ट को पढ़ना। कौन कौन से, पहला है CuSO4 में 5 मोल वाटर मिला दो, क्या बनता है CuSO4.5H2O। ये कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इसको हम बोलते हैं क्या ब्लू विटर, मतलब ब्लू कलर का सोल्यूशन। दूसरी बात, अगर मैं FeSO4 में 7 मोल पानी मिला दूँ इसको क्या बोलते हैं ग्रीन विटर, यानी कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ग्रीन विटर, ग्रीन विटरल विटर। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं MgSO4 में 2 मोल वाटर मिला दें इसको क्या बोलते हैं इप्सम साल्ट। ठीक है, ये भी इसमें भी हाइड्रेट्स हैं, देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, इस साल्ट में हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, इस साल्ट में हाइड्रेट्स फॉर्मेशन। तो देयर आर मेनी साल्ट व्हिच हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज अ हाइड्रेट्स फॉर्म व्हिच इज नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो एसिड बेस्ड साल्ट को मैंने कंप्लीटली पढ़ा दिया। आप सभी प्लीज़ एक बार रिवीजन करें, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट भूल रहा होगा उसमें भी थोड़ा बहुत उससे याद आएगा। फिर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, चीज़ें आपको तैयार रहेंगी, आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय।